अभी एग्जाम्स चल रहे हैं, खत्म हो गए? बिल्कुल फिनिश्ड? चलो, टेंशन खत्म हुई ना। मूर्स लॉ जो है वो कंप्यूटिंग का लॉ है। उसके हिसाब से हर 18 महीने में जो मेमोरी स्टोर करने की कैपेसिटी होती है आपके चिप में, वो डबल हो जाएगी। इसीलिए आपकी मेमोरी कार्ड की रेट 18 महीने में आधी हो जाएगी। इसका मतलब ये है जितना मेमोरी हम आज इस लैपटॉप में सेव कर सकते हैं, उससे आधी, और उससे आधी रेट में, उसका डबल और उससे आधी रेट में 18 महीने बाद हम स्टोर कर सकते हैं। इसलिए कंप्यूटर्स का रेट वही रहता है, लेकिन उसकी कॉन्फ़िगरेशन बढ़ती जाती बढ़ती जाती बढ़ती जाती है। एक एक लॉ है, एक खोजा गया है, क्योंकि कंप्यूटेशन पावर जो है उसकी जो रिसर्च हो रही है उसको बनाने में और उसको खोजने में, उन्होंने देखा है कि इतना टाइम लगता ही लगता है। जैसे ग्रेविटी, नहीं नहीं नहीं, जो नए वाले बनेंगे, जब जो जो मशीनें बना, नहीं बिल्कुल सही क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन मैंने ठीक से बताया नहीं कि वो जो ये हार्ड ड्राइव आप नहीं स्टोर कर सकता, ये तो 1 टेराबाइट हो गया। ये 1 टेराबाइट लिया है मैंने 4500 का। इसमें 2 लीटर भर सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं भर पाएंगे, वो जो नया आएगा। अब 1 साल बाद अगर मैं इसी साइज का लेता हूँ, 18 महीने बाद इसी साइज का, तो उसकी रेट होगी साढ़े 4,500, लेकिन उसमें 2 टेराबाइट आ जाएगा। उसकी कैपेसिटी बढ़ा लेते हैं लोग, तो मूर्स लॉ है। आज मैं थोड़ा सा रिवाइज करूंगा और कुछ नया बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि हम लोग यहाँ मिलते क्यों हैं, क्या सीखते हैं यहाँ पे। फिर से रिवाइज करेंगे। हम लोग बार बार रिवाइज करते रहेंगे ना, तो हम भटकेंगे नहीं। नहीं तो यूजुअली क्या होता है पता है, हम लोग का जैसे हमारा जो मन होता है वो करना शुरू कर देते हैं हम लोग। जैसे हम आए यहाँ पे, और और मैं चाहता हूँ जब भी हम ये सोचें कि हम यहाँ क्यों आते हैं, तो धीमे धीमे हम लोगों का एक्सप्लेनेशन सेम ना रहे, वो नया होते जाए। क्योंकि सेम अगर रहा, इसका मतलब कि हमारी हैबिट बनती जा रही है, और हैबिट बनने का मतलब ये है कि आप क्रिएटिव नहीं हो रहे हैं, आप कुछ नया नहीं कर रहे हैं। जैसे आप लोग के मन में क्या आंसर आएगा, हम यहाँ क्यों आते हैं, तो बताइए। जो सर बार बार बोलते हैं, पढ़ाई का तरीका सीखने के लिए, और कुछ मौज मस्ती करने के लिए, नई चीज़ों को जानने के लिए। हम यहाँ, मैं जो आपको बुलाना चाहता हूँ यहाँ पे, मैं टीचर से भी बोल रहा था कि मेरा एक बड़ा सपना है कि एक प्लेस ऑफ लर्निंग हो, जहाँ पर हम सीख सकें, और वो चीज़ हम लोगों को धीमे धीमे गहराती जाए। मतलब जैसे आप घर पे बैठते हैं, घर पे बैठ के पढ़ाई करते हैं, तो यूजुअली कुछ देर बाद डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हमारा अपना घर होता है, टीवी भी चल रहा है, या ये आपका घर नहीं है, यहाँ सर जो कहेंगे वो होगा। तो एक ऐसा माहौल हो जहाँ पर हम सब लर्न करना चाहें, और क्या लर्न करना चाहें, जो सबसे हमारा जो ब्रेन, अपना इंडिविजुअल ब्रेन जो डिजाइन है उस चीज को, हो सकता है आपका ब्रेन डिजाइन हो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, उसके अंदर में कोर पोटेंशियल उसकी वही हो। जैसे एक सज्जन थे, उनकी कार्टून बुक भी है मेरे पास, मल्टीपल इंटेलिजेंस। उनको बहुत बड़ा अवार्ड मिला है, हार्वर्ड से साइकोलॉजिस्ट थे ये। इन्होंने खोजा है कि पहली बार ये खाली आईक्यू नहीं होती। आईक्यू मतलब एक बेनेट नाम के एक साइकोलॉजिस्ट हुए, तो उन्होंने पहली बार ये खोजा कि जो स्कूल में जो बच्चे होते हैं ना, उसमें से कुछ बच्चों की आईक्यू ज्यादा होती है। एवरेज कितनी होती है? 100। और 120 गया तो इंटेलिजेंट, 140 गया तो जीनियस। तो ये बेनेट ने निकाला था। इसकी वजह से बहुत से स्कूल के बच्चे स्टैम्प हो जाते हैं, ये तेज है, ये कमजोर है, ये तेज है, कमजोर है। तो इस बंदे ने पहली बार बताया कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। एक इंटेलिजेंस नहीं होती, देर आर 8 डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस। ये इसमें है, सबसे पहला बताते हैं लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक मतलब जिसकी लैंग्वेज बड़ी स्ट्रांग हो, जो बोल सकता हो। जैसे अब मैं बोल रहा हूँ, आप लोगों को समझा रहा हूँ, तो मेरी लिंग्विस्टिक स्ट्रांग होती जा रही है, और थोड़ी बहुत स्ट्रांग होगी कि जो भी मुझे आता है मैं उसको एक्सप्रेस बहुत अच्छे से कर सकता हूँ।
तो ये वो बच्चे हैं जो इंग्लिश में और हिंदी में बड़े अच्छे अच्छे नंबर लाते हैं। दूसरा जो इंटेलिजेंस है वो लॉजिकल मैथमेटिकल है, कि आपका दिमाग तर्क में और मैथमेटिक्स में खूब अच्छा चलता है। इतना रुपया इतना रुपया इतना हिसाब किताब, बहुत से बच्चे होते हैं मैथ्स उनको अच्छा लगता है। तो दूसरा है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, जिसमें कि बच्चे मैथमेटिक्स में बहुत स्ट्रांग होते हैं, लॉजिक में भी बहुत स्ट्रांग होते हैं, वकालत में लॉजिक यूज होती है। तीसरा है स्पैशियल, SPATIAL। ये चीज मैं क्यों बता रहा हूँ आर्ट इंटेलिजेंस, बिकॉज इसी में से कोई एक या कोई दो का कॉम्बिनेशन आपका है। अगर वो आप जान जाएं तो धीमे धीमे आप सही करियर में घुस जाएंगे। मैं एकदम गलत करियर में घुस गया हूँ। मैं मैं घुसा हुआ हूँ, दिन के रोज 8 घंटे मैं यहाँ पर लेबरगिरी करता हूँ। लेबरगिरी समझते हैं? नौकरी करता हूँ पैसा कमाने के लिए, ऐसा सामान सर पे रखकर ढो करके ले जाता हूँ। अल्ट्रासाउंड करता हूँ मैं, अल्ट्रासाउंड। मैं बनना चाहता था सॉफ्टवेयर इंजीनियर। नहीं, मैथ्स अच्छी नहीं थी, क्योंकि मुझे अब नहीं, मुझे अब मालूम पड़ा है। ये चीज मुझे 10 साल पहले नहीं मालूम थी। जब मैं मेडिकल में MBBS घुसने के लिए बात हो रही थी, तब पापा ने मुझसे पूछा क्या करना है तुम्हें। मैंने बोला जो भी आपको ठीक लगता है वो करा दो। लेकिन आज अगर मुझसे कोई पूछे क्या करना है, तो मैं चाहूंगा कि मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करूं, इसलिए ताकि मैं सॉफ्टवेयर बना सकूं, क्योंकि मेरे ब्रेन में बहुत से आइडियाज हैं जिनको मैं अगर प्रॉपरली डिजाइन करूं तो हो सकता है खाली 50 बच्चों का मैं आज काउंसलिंग कर रहा हूँ और 5 लाख बच्चों की काउंसलिंग हो सके, ऐसा भी पॉसिबल है। पहले पहले ये तो मालूम तो कर लें यार। हम लोग कौन सी बात कर रहे थे कि ये आठों, अभी उसको बाद में बात करेंगे। ये आठों इंटेलिजेंस जो हैं, ये अगर खाली आप जान लें, देखिए ह्यूमन माइंड बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर है। ह्यूमन माइंड की खास चीज ये है, दरवाजा वाला बंद कर दे। ह्यूमन माइंड की सबसे खास बात यह है कि इसमें कोई भी प्रोग्राम अपलोड करने के लिए आपको बहुत टाइम नहीं लगता। अगर आप खाली कॉन्शियस हैं, आप अवेयर हैं और किसी की बात सुन रहे हैं, तो डाउनलोड हो गया। जैसे आपने पूछा ना सर मुझे कैसे मालूम पड़ेगा इन आठों इंटेलिजेंस में से मैं कौन सा हूं, आपको जब मालूम पड़ गया तो एक फाइल बन गई या एक प्रोग्राम बन गया, और उसके बाद से जो भी एक्टिविटीज आप देख रहे हैं, जो भी करियर देख रहे हैं, आपको मालूम है कि यार करियर है, करियर में से 8 टाइप के 8 हो सकते हैं, इसी में से किसी एक, बस इतना जानकारी, इट बिकम लाइक फिल्टर। अभी मैंने 8 बताई नहीं, तो ये फिल्टर की तरह काम करेगा आपको। अब जब मैं काम करता हूं तो मुझे मालूम पड़ जाता है बॉस मेरा ये स्किल नहीं है, इसमें खाली पास होना है। ये मेरा स्किल है, इसमें मुझे और एक्सपर्ट होना है। सेकंड है लॉजिकल मैथमेटिकल। तीसरा है स्पैशियल, SPATIAL। स्पैशियल बना है स्पेस से, जगह। आपके माइंड में जगह की एक अलग खास तरह की इंटेलिजेंस होती है। जैसे कि आप जो स्केचिंग करते हैं, कुछ लोग अच्छी स्केचिंग करते हैं, वो आंख सही जगह बनाते हैं, और कुछ लोग बेचारे बनाते हैं आंख यहाँ है बनती यहाँ है। अमिताभ बच्चन की शक्ल बनाएंगे, बन जाएगी शाहरुख खान की, ऐसी स्केचिंग हो जाती है। ये वही लोग हैं जो लोग फोटोग्राफी में बहुत अच्छे होते हैं। अक्सर देखा गया है स्केचिंग वाले फोटोग्राफी के एंगल्स बहुत अच्छे, डायरेक्टर्स बहुत अच्छे होते हैं लोग। जैसे ये थे आपके, मैंने देखा है उनकी नोट्स। एक कौन थे जिनको ऑस्कर अवार्ड मिला था इंडिया में पहली बार? नहीं हाँ, उसके बाद फिर इनको मिला था ऑस्कर। हाँ, नहीं नहीं, सत्यजीत रे, सत्यजीत रे थे। उनकी ना, उन्होंने जो वो फिल्में बनाते थे, तो पहले जो जो कैरेक्टर था उसके कपड़े, उसके टोपी, ये सब ड्राइंग करते थे हाथ से। लंबे लंबे कपड़े उनकी एक फिल्म है, आपने शायद देखी हो, शतरंज के खिलाड़ी। नहीं देखिए, मेरे पास पड़ी है, देखिएगा। क्लासिकल है, उसमें संजीव कुमार हैं और अमिताभ बच्चन की आवाज पहली बार उन्होंने यूज किया है। इट्स अ क्लासिक मूवी। और देख करके लगेगा सच में आप कि आज से 200 साल पुराने पहले पहुंच गए आप। फीलिंग आएगी ऐसी, मैं दिखाऊंगा अभी सीन आपको। तो ये थर्ड इंटेलिजेंस है, इसको बोलते हैं स्पैशियल। ये लोग अच्छे फिल्म डायरेक्टर्स बनते हैं, फोटोग्राफर्स बनते हैं, ये लोग पेंटिंग अच्छी कर लेते हैं, क्योंकि उनको स्पेस का पता नहीं कैसे उनके हाथ सही सही चलते हैं स्पेस में, या उनका माइंड एक आर्किटेक्चर दिमाग में सही पहुंच जाता है स्पेस का। तीसरा है म्यूजिकल। म्यूजिक और स्पेस अलग अलग तरीके से उन्होंने खोजा है। जिसका म्यूजिक बहुत अच्छा है तो वो म्यूजिकल इंटेलिजेंस अलग मानी गई है। एक दो तीन चार, पांचवा है बॉडीली काइनेस्थेटिक। काइनेस्थेटिक मतलब होता है एनर्जी। काइनेथेटिक मूवमेंट होता है ना, एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी होती है बॉडी की। बॉडी की मूवमेंट की एनर्जी बहुत इंटेलिजेंट होती है। तो ऐसे लोग क्या बनेंगे?
डांसर्स, यस यस, हाँ आपने क्या, एथलीट्स, स्पोर्ट्समैन, ऑलमोस्ट सारे स्पोर्ट्समैन, क्योंकि उनकी बॉडी सही तरीके से मूव कर रही है। जब बॉल आ रही है तभी बैट हिला रहे हैं, पहले हिला देते हैं, मैं तो पहले हिला देता था। हाँ, मुझे 12th मैन के लिए रखते थे हमेशा, और अक्सर कोई ना कोई नहीं आता था। मुझे मुझे भी आप जितना आपको आता है उतना ही मुझे भी आता था। मुझे क्रिकेट बिल्कुल नहीं आता, और मुझे बड़ी शर्म आती थी पूरी दुनिया। और पता है इसलिए मैं आजकल क्रिकेट, मैंने देखा पिछले 10 सालों में मैंने क्रिकेट देखा ही नहीं, जब से मैंने कमाना शुरू किया। उसके पहले देखता था क्योंकि मेरे फ्रेंड सब क्रिकेट की बात करते, सचिन ये फलाना वो धमाका वो, तो नहीं जाने हो तो लोग, शर्म आती है लोगों के बीच में, देखते थे। और जब क्रिकेट खेलते थे तो आउट हो जाते थे। तो हमेशा मैं क्रिकेट तो खेलता था, लेकिन अपने से छोटे छोटे बच्चों के साथ। तो मैं बॉडीली काइनेस्थेटिक आदमी नहीं हूँ। आप हैं अर्पण? नहीं है। नेक्स्ट है नेचुरलिस्टिक। नेक्स्ट है नेचुरलिस्टिक। ये जो थियरी ऑफ रिलेटिविटी, नहीं थियरी रिलेटिविटी नहीं, एवोल्यूशन, थियरी ऑफ एवोल्यूशन का नाम सुना है? वेरी गुड। पता है ये बहुत जीनियस नहीं था पढ़ने में, इसका शौक क्या था पता है? नेचुरलिस्टिक का शौक था। बैक बेंचर, ऐसा लोग बोलते हैं, देखा पीछे बैठता था सर, इसलिए हम भी पीछे बैठते हैं। उसका शौक था कीड़े इकट्ठा करना, पत्ते इकट्ठा करना, उनको देख देख कर देखना इसके अंदर क्या अलग है, उस कॉकरोच में इस कॉकरोच में फर्क क्या है। आपको नहीं लगता होगा ना फर्क? आपको लगता होगा इस जीन्स में और इस जीन्स में क्या फर्क है, इस लड़की में और इस लड़की में क्या फर्क है? नहीं, ऐसा हम लोगों को लगता है, आपको लगता है कि नहीं? इसलिए लोग लोग वो कीड़े इकट्ठे करते थे, हम लड़कियां गर्लफ्रेंड्स इकट्ठी करते हैं। हम्म? तो वो नेचुरलिस्टिक, हम लोग नेचुरलिस्टिक नहीं है। गर्लफ्रेंड्स इकट्ठा करना नेचुरलिस्टिक में नहीं आता है, वो किसी और में आता है। नेचुरलिस्टिक मतलब आप नेचर के साथ बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, नेचर की चीजें आपको अचानक दिख जाती हैं। मुझे तो सारी मुर्गियां जैसे दिखती हैं, सारे कुत्ते जैसे दिखते हैं, लेकिन इन लोगों को दिखेगा नहीं नहीं, उस कुत्ते के कान थोड़े से लंबे थे, इसके गोल थे। तो उनको नेचर में डिफरेंसेस दिखाई दे जाते हैं। कौन? नेक्स्ट है भाई साहब। हाँ, ये दो थोड़े से इंट्रोस्पेक्ट, इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल में इन्होंने बनाया, नहीं नहीं इसके पहले, हाँ इंटरपर्सनल, हाँ एग्जैक्टली exactly. इंटरपर्सनल में एक आदमी है, 3 लोगों से बातें कर रहा है, डीलिंग विद पीपल, अंडरस्टैंडिंग पीपल साइकोलॉजी एंड डीलिंग विद देम, जैसे मैं कर रहा हूँ, इट इज इंटरपर्सनल स्किल। ये लोग बनते हैं मार्केटिंग एक्सपर्ट, पॉलिटिशियंस, स्पिरिचुअल गुरुज, या गुरुज वैसे भी, इवन साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर्स भी सक्सेसफुल वही होते हैं जो डील कर लेते हैं पब्लिक। बहुत से ऐसे डॉक्टर्स होते हैं खाली बीमारी ठीक करते हैं और मरीजों को डांट देते हैं, तो फिर मरीज दोबारा नहीं जाता उनके पास। हम्म, तो ये इंटर पर्सनल स्किल, ये अलग इंटेलिजेंस है। बहुत बार बच्चे, आज कल मैम पूछ रही थी परसों, कि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ने में तेज होते हैं, लेकिन वो जब समझाना होता है तो समझा नहीं पाते। तो उनके अंदर में इंटर पर्सनल स्किल या इंटेलिजेंस उतनी एक्सपर्ट नहीं होते वो लोग। नेक्स्ट है इंट्रा पर्सनल। इंट्रा पर्सनल में इसने एक ही शक्ल के 2 आदमी बनाए हैं, और ये अपने बारे में सोच रहा है और वो अपने बारे में सोच रहा है। आप अपने ही माइंड में कितनी बारीकी से अपनी चीजों को देख सकते हैं। मतलब मैं आपसे बात कर रहा हूं और आपने कोई बदमाशी कर दी, तो अचानक मुझे गुस्सा आ गया, तो उस गुस्से को मैं देखूं और उसके बाद रोक लूं, ये इंट्रा पर्सनल स्किल है। मैं बताता हूं, मैं बताता हूं क्या देखें। आज हुआ ये कि हमारा मैनेजर था, तो मैंने दोपहर को, हम लोग खाना खाते हैं मैनेजर्स रूम में, तो मैनेजर ने कहा, उसको बोला पियून को, कि सर को बोल दो उस रूम में खा लें। मैंने कहा वो रूम तो गंदा है, मैं यहीं खाऊंगा। तो उसने मुझसे साफ साफ नहीं कहा, बोला सर थोड़ा काम है। मैंने कहा आधे घंटे के लिए हम लोग खाना खा ले, उसके बाद आ जाना। तो हिला नहीं वो। मुझे बहुत जोर से गुस्सा आ गई, बहुत ही जोर से गुस्सा। मैंने कहा मैं खाना नहीं खाऊंगा आज।
मेरे जैसा शरीफ आदमी, मुझे गुस्सा आ गई जोर से। कम से कम नहीं तो 6-7 महीने बाद मुझे इतनी जोर से गुस्सा आई होगी। मैंने कहा मैं खाना नहीं खाऊंगा आज, भाड़ में जाए। फिर वो चला गया उठ के वहां से। फिर वहीं पर मैंने खाना खाया। खाना खाने के बाद को लगा गुस्सा क्यों आ गया यार ये मुझे। लोगों ने मुझे कन्विंस किया, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, उसका भी एटीट्यूड खराब था, ये था वो था। लेकिन मैंने कहा लेकिन मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, अपने दिमाग पे और काम कर रहा हूँ कि मुझे गुस्सा तभी आना चाहिए जब मैं चाहूँ। लेकिन ये तो मेरे बिना चाहे गुस्सा आ गया। फिर मैंने सोचा कि मैं क्या करूँ क्या करूँ? मैं गया उसको, मैंने सॉरी बोल दी। मैंने कहा यार सचिन सॉरी, मेरा दिमाग खराब हो गया था, मैंने तुम्हें, बहुत शर्मिंदा हूँ। लेकिन मैं देख रहा हूँ मेरा माइंड डिस्टर्ब था। मैं काम कर रहा हूँ लेकिन मेरे मन में थॉट्स आ रहे हैं, कुछ ऐसे थॉट्स आ रहे हैं जो मैं नहीं चाहता। यार बताओ, तुम बच्चों की काउंसलिंग करते हो, तुम्हारे अंदर में ये सब चीजें हैं, तो बच्चे बच्चे तुमसे क्या सीखेंगे? ऐसे सब ढेर सारे थॉट्स आ रहे हैं। नहीं चाहते फिर भी आ रहे हैं आ रहे हैं। अब आप ही बोल रहे हैं इसको कैसे रोकें। मैंने सोचा चलो देखेंगे। अभी थोड़ी देर के लिए पेशेंट वेशेंट ठीक खत्म हो गए, तब मैंने एक मोटी सी बुक ली और बगल में क्या किया, 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग किताब रख ली और आराम से 5 मिनट लेटा होऊंगा और उठ के देखता हूं तो मेरे स्ट्रक्चर थॉट्स की पूरी तरह से बदल गए हैं। स्ट्रक्चर बदल गए मतलब, जो पहले आ रहा था कि बच्चों के अंदर में ये, बच्चे मुझसे क्या सोचेंगे, बच्चे क्या सोचेंगे, वाइफ क्या सोचेगी। मैं बहस कर रहा था मैडम से, फिर भी मुझे समझा रही थी कि तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए, तुमने स्कूल में गुस्सा किया होता। स्कूल के बच्चों को तुम ये अल्ट्रासाउंड के ऑफिस में ज्यादा तुम नखरे होते तुम्हारे। स्कूल में नखरे नहीं होते ना, स्कूल में तो तुम हीरो बन के घूमते हो, यहाँ पर तुम ज्यादा ही। फिर मेरे मन में ये भी ख्याल आया कि हाँ यार देखो, जैसे मैं यहाँ बिहेव करता हूँ, ऐसे स्कूल में टीचर बिहेव करते हैं। तो वो उस काम को पसंद नहीं करते, मैं इस काम को पसंद नहीं करता, तो मुझे कब तक ये काम करना पड़ेगा। मैं हेल्पलेस फील कर रहा था। हेल्पलेस समझते हैं, कोई मदद नहीं कर सकता और मैं खुद भी नहीं कर पा रहा हूँ, कमजोर, थका हुआ, हारा हुआ। लेकिन जब मैंने 3 स्टेप करके उठा तो ऐसा लग रहा था जैसे कि नई सुबह हो गई। और मैंने कहा हाँ बंसल जी, कैसा होता है ना दिमाग यार, काम नहीं करता। लेकिन अब आई वॉज ओवर माई सेल्फ, आई वॉन, मैं जीत गया था। अब मेरे मन में विचार क्या आ रहे थे कि मैंने उसको बोला बंसल जी को एक 10 रुपए का चॉकलेट ले आओ, मंगाया, उसको मेरे भिजवा दिया। मैंने कहा ये मेरी गलती के लिए है। उसको सचिन को बोला भाई जो गलती करेगा उसको चॉकलेट खिलाना पड़ेगा। तो हंसने लगा वो। पहले मेरे सॉरी बोलने से भी हंस नहीं रहा था, नीचे नीचे बैठा, लेकिन चॉकलेट देने से हंसने लगा। ये जो थॉट आया चॉकलेट खरीद के देने का, ये थॉट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये मैं ला पाया आज ही, 1 घंटे के अंदर अंदर। वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चाहे 3 स्टेप, बहुत से लोगों को 3 स्टेप करने का मन ही नहीं करेगा जब गुस्सा है तो, या मन में आएगा तो उसकी गलती थी, अच्छा किया उसको डांट दिया। ये इंट्रा पर्सनल स्किल की कमी है। वो जो डॉक्टर साहब बहस करते हैं ना, ऊपर से कल कल कह रहे थे, बताया था ना, सारे अमीरों का पैसा उठा करके गरीबों को दे दो। ये क्या सोल्यूशन है बताइए? आपको लगता है ऐसा करना चाहिए? क्यों? अगर मेहनत करे तो, और गरीब अगर गरीब है तो वो कुछ कर नहीं रहा है, वो आराम से बैठा हुआ हुक्का हुक्का सुलग रहा है, तो फिर बीड़ी पी रहा है। हाँ, कि हम बिल्कुल एग्जैक्टली। लेकिन जो इंट्रा पर्सनल स्किल में कम रहते हैं, वो लोग अपने दिमाग में इस थॉट प्रोसेस को देख नहीं पाते कि ये ऑर्थोडॉक्स, या तो इसको बोलते हैं आइडियलिस्टिक। आइडियलिस्टिक मतलब एक ऐसा समाज होगा जहां पर सब बराबरी रहेगी। मैंने बोला डॉक्टर साहब, भगवान भी बराबर नहीं है। भगवान एक छोटे बच्चे को कैंसर करा देता है, एक 10 साल का बच्चा है, उसका पेट में परफोरेशन, आंत फट गई, कुछ हुआ ही नहीं, उसमें बैक्टीरिया है, इन्फेक्शन हुआ पेट में, और वो बच्चा मरने वाला था। और बड़े लोग के जब पेट में आंत फटती है ना, तो बड़े लोग तो अरे डॉक्टर साहब जान जा रही है, जान जा रही है। आप बता सकते हैं कि इसको परफोरेशन है। एक अच्छा क्लिनिशियन दूर से देख के बता देगा कि इसको परफोरेशन है, जल्दी इसको तुरंत ले जाओ, ऑपरेशन करो, आंत फटी हुई है। लेकिन एक बच्चा अगर आपके पास 4 साल का, 5 साल का आ जाए, श्री से छोटा उम्र का, एक बच्ची आई थी 1.5 साल की, तो आधे घंटे तक बाहर बैठी हुई थी उसकी माँ, उसको ले आई। तो मैंने कहा इसको, इसकी बेहोश है कि सो रही है? उसकी माँ बोलती पता नहीं सर, बीच में से आँख खोलती है फिर सो जाती है, तो पता ही नहीं चल रहा है उसको। 1.5 दिन से उस बच्ची की आँख फटी हुई थी, उसके माँ बाप को पता नहीं। और फिर उसके अल्ट्रासाउंड जैसे मैंने प्रोब रखा, मैंने कहा तो उसकी आँख फटी हुई है, उसको जल्दी लेके जाओ हॉस्पिटल। तो ये तो गलत नेचर ने कर रखा है।
भगवान ने गलती कर रखी है, हम लोग नहीं दोष देते हैं भगवान, उस बच्चे की क्या गलती थी जिसको कैंसर हो गया। तो ये गलती जो है, जो आदमी ऐसा सोच रहा है कि भगवान ने गलती की है, दिस इज लैक ऑफ इंट्रा पर्सनल स्किल। मतलब आप थॉट प्रोसेस को देख नहीं पा रहे हैं, आप अपने विचारों को देख नहीं पा रहे हैं कि भगवान को दोष दोष दे रहे हैं। ऐसे बहुत से फिलोसोफर्स हुए हैं जो भगवान को दोष देते हैं और अल्टीमेटली वो मायूस उदास होकर के सुसाइड कर लेते हैं। बहुत से ऐसे फिलोसोफर्स हैं, उनकी मोटी मोटी किताबें लिखी हुई हैं। नीत्शे एक बहुत बड़ा फिलोसोफर था, खूब अच्छी अच्छी किताबें लिखी हुई फिलोसफी के, उसकी गोल्ड मेडल है उसके पास ढेर सारे। और पूरा जो आपका ये था ना हिटलर, हिटलर नीत्शे को ही फॉलो करता था, और नीत्शे ने भी सुसाइड किया, और हिटलर को तो आप जानते हैं क्या हुआ। नहीं, हिटलर कहता था कि सारी रेस खत्म कर दो, खाली आर्यंस होना चाहिए, जर्मन्स होना चाहिए, यहूदी खत्म कर दो, जूस को खत्म कर दो। ये आइडियलिस्टिक है। आप ये नहीं समझ रहे हैं कि जूस तो जात होती है, उनको खत्म कर देंगे तब भी समाज में अच्छाई नहीं आएगी। समाज में अच्छाई कहां से आएगी? जब आदमी का मन शांत रहेगा और आदमी खुश रहेगा अपने अंदर अंदर, चाहे वो चमार हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे गुप्ता हो। तो ये चीज इंट्रा पर्सनल, आपने कहा ना आप क्या देखेंगे अपने अंदर में, मैं अपने अंदर में देखूंगा, अरे आशीष भाई तुम्हारे मन में सचिन के लिए गाली आई है, और ये क्यों आई है समझ पा रहे हो नहीं, उसको ठीक कर दो। और जिसके अंदर में इंट्रा पर्सनल स्किल नहीं होगा वो बोलेगा सचिन दुष्ट है, इसलिए उसके लिए मेरे मन में गाली आई है। ये दुष्ट है, सचिन मतलब उस लड़के का नाम भी सचिन है, दुष्ट है, ये क्या स्टेटमेंट है? ये इसका लॉजिक क्या है? आप लाल कपड़ा पहने तो आप दुष्ट हैं क्योंकि मुझे लाल कपड़ा पसंद नहीं है। इसको बोलते हैं इलॉजिक, या तो लैक ऑफ इंट्रापर्सनल स्किल। आप अपने माइंड को देख नहीं पाते। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमको जो फीलिंग आती है पढ़ाई करते समय, यार ये जो मुंह ऐसा कर दिया हमने, ये पढ़ने नहीं देगी हमको, तो क्या ऐसे कर लें? फीलिंग तो अंदर बैठी हुई है नहीं। आप इसमें एक छोटा सा चीज ये कर सकते हैं कि आप एक छोटा सा डायरी रखिए। उसने क्या किया, यही किया है आपके खान एकेडमी ने। उसमें आप एक पेज आपने कवर किया तो उसमें एक टिक करिए, उसका टॉपिक का नाम लिखिए। दूसरा कवर किया, दूसरा टॉपिक। ऐसे ही आप टॉपिक्स जब कवर करते जाएं, उसका नाम और एक टिक, नाम और टिक, नाम और टिक, खुद को ही पॉइंट्स दीजिए कि बॉस मैंने आज 10 पॉइंट इकट्ठे कर लिए। यही तो करता है खान एकेडमी में। 30,000 बच्चे बोल रहे थे आज सर 30,495 पॉइंट हो गए आपके। और आज उसने एक नई बात बोली, सर अपना लॉगिन कैसे बनाते हैं? क्यों? ये लॉगिन, ये पॉइंट्स मुझे खुद चाहिए। ये लॉगिन के पॉइंट्स या जो आप सवाल लगा रहे हैं उसके पॉइंट्स यहां नहीं होते, यहां होते हैं। तो आप अगर पढ़ रहे हैं और बोर हो रहे हैं, पता है मैं क्यों इतना स्कूल में जा रहा हूं? स्कूल की मुझे पैसे बहुत नहीं मिलते, उसमें मुझे इस तरह के पॉइंट्स मिलते हैं। मैंने आपसे कल क्या बोला था, मेरे कितने लेक्चर इकट्ठे हो गए? 190। मैं बड़ा खुश हूँ, रोज इकट्ठे होते जाते हैं, एक 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 एक। मैं जीबी से इकट्ठे कर रहा हूँ कि मेरे पास 10 जीबी हो गए, 15 जीबी हो गए, 25 जीबी हो गए। आज मैं एक नया लैपटॉप देखने गया था, 1 टेराबाइट का मुझे लैपटॉप चाहिए। मतलब अभी इनसे 500 जीबी है तो 1000 जीबी। तो ये पता नहीं इसका क्या यूज होगा, होगा कि नहीं होगा, लेकिन मैं अपने आप को मोटिवेट कर रहा हूं और आगे जाने के लिए, और आगे जाने के लिए। और उसके लिए थोड़े थोड़े पॉइंट्स में आपको अपने आप को खुशी देनी पड़ेगी। अगर आप इस पूरी किताब को खत्म करना चाहते हैं, या इस पूरी किताब को खत्म करना चाहते हैं, आप नहीं कर सकते अगर आप इसमें बहुत पागल सन की नहीं है पढ़ने वाले। तो आप क्या करेंगे, आप एक एक पेज के लिए पॉइंट्स बनाना शुरू करिए कि एक पेज, चैप्टर नंबर ये पेज पढ़ लिया और एक पॉइंट में एक टिक मिल गया मुझे, 2 टिक, और लास्ट में उनको बहुत सीरियसली मार्क्स दीजिए। तब आपके माइंड में खुराक मिलेगी। और वो सबमिट करिए किसी ऐसे बंदे को जो आपको बोले शाबाश। उसमें लिखा है 7 steps टू चीट टू, हाँ, ही सेज फाइंड समवन टू किक योर आस। कोई ऐसा बंदा खोजिए जो आपको प्यार से पुश करे पढ़ने के लिए। तो आप पूछ रहे थे इंट्रा पर्सनल स्किल में क्या देखें? अपने ही इमोशंस को देखें, अपने ही थॉट्स को देखें, और उसको और अच्छा कैसे बनाएं ये देखें। दुनिया के ज्यादातर लोग जो रूलर होते हैं, जो रूल करते हैं, दे आर स्किल्ड विथ इंट्रा पर्सनल स्किल। मैंने इस पर बहुत ज्यादा बोला क्योंकि मेरी वन ऑफ द फेवरेट स्किल है, और मुझे लगता है मेरे अंदर है भी ये, इसकी इंटेलिजेंस। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, ये अगर मालूम पड़ जाए तो आप जान जाएंगे इसमें से आपका क्या है। और कभी कभी आप एक होते हैं, कभी दो, कभी 4, कभी 5। हम लोग यहाँ पर क्यों इकट्ठे होते हैं? ताकि ये जो वर्ड्स
हमारे वर्ड्स एनर्जीज हैं, ये हमारे कान में जाएं और हमारे ब्रेन में जाएं, ब्रेन से न्यूरॉन बने और न्यूरॉन हमको और भी ज्यादा गहरा बनाए। गहरा मैं बार बार बोलता हूँ, गहरे से कुछ समझ में आता है? गहरा मतलब डीप थिंकिंग और सुपरफिशियल थिंकिंग में फर्क क्या है? डीप थिंकिंग ठीक है, और इसका उल्टा क्या होता है? गहरे का उल्टा, गहरा पानी का उल्टा शैलो वाटर। तो शैलो माइंड कैसा होता है? जैसे एक भैया आए थे आज, मैं उनसे कह रहा हूँ, उन्होंने मुझे बताया कि अरे वो ड्राइवर हैं, तो इससे पहले जहाँ काम करते थे वो, उस बंदे को तो गाली देते हैं वो, काम कराते थे 12 घंटे और पैसा ठीक से देते नहीं थे। तो फिर छोड़ दिया था काम, फिर 4-5 महीने अलग कहीं काम किया, फिर मेरे पास आए। तो आज आज उन्होंने 15 मिनट तक, उस बंदे ने उनको कॉल किया, पुराने मालिक ने, कि आ जाओ यार आ जाओ। इन्होंने बहाना वहाना करके मना कर दिया उसको। फिर मुझे बता रहे थे कि बताइए भैया ऐसे बुला रहे थे और हम नहीं गए। तो मैंने कहा ठीक है। फिर बातचीत पहुंचते पहुंचते लोन पे आ गई, उधार पे। तो मैंने कहा हम लोग लोन उतना ही देते हैं, मैं उतना ही लोन देता हूं जितना मैं भूल सकूं। अगर किसी ने मुझसे 5,000 रुपये मांगा है और मैं उसको 5,000 रुपये देकर के भूल जाऊंगा, भूल सकता हूं आराम से, और उसको देखूंगा तो मुझे ये नहीं आएगा अच्छा तू ही है ये, तूने मेरे 5,000 रुपये लिए हैं। ऐसा अगर मेरे मन में फीलिंग आ रही है तो मैं उसको दूंगा ही नहीं 5,000 रुपये, चाहे वो मेरे बाप ही हो। तो वो खुद पता है उसी समय मेरी बात सुनते सुनते वो पता नहीं क्या, लेकिन भैया पता है हमारा स्वभाव कैसा है, हम तो किसी से पैसा लेते हैं तो जरूर वापस करते हैं। मैंने कहा मैं लेने वाली बात नहीं कर रहा हूं, मैं देने वाले की बात कर रहा हूं। ये मैं क्यों बोल रहा था? जब मैं देख रहा हूँ सुन रहा है मेरी बात, सुनते सुनते जो मैं पॉइंट बता रहा हूं वो पॉइंट को नहीं सुन रहा है, वो अचानक से किसी और पॉइंट पे पहुंच गया। ये होती है सुपरफिशियल थिंकिंग। कि जो हम लोग की बातचीत चलती है, जब दो लोगों की बात होती है तो एक बंदा, जैसे आप आए, आते ही आपने हमको अपने बारे में बताया कि सर ऐसा किसी ने मेरे हाथ का फोरकास्ट किया है। ये सुपरफिशियल थिंकिंग क्यों है? क्योंकि ये चीज अभी दो दो या एक ग्रुप बात कर रहा होता है एक टॉपिक पर, उससे फिर नीचे जाते हैं, फिर और नीचे। आपको याद है वो बंदे का क्या नाम है? उसका जीनियस था, कौतल्य नहीं, हमने जो पढ़ा था उसका नाम, जीनियस, जीनियस, उसका नाम क्या था? लैंगन, सी सी क्रिस्टोफर, क्रिस्टोफर लैंगन। वो बोलता है कि बीइंग इंटेलिजेंट इज डिफिकल्ट, इज रॉन्ग टू बिकम मिलियनेयर, बिकॉज इंटेलिजेंट अगर है तो आपको एक ही थॉट को गहराई तक ले जानी पड़ेगी। यू हैव टू बी अ डीप थिंकर। तो हो सकता है आप डीप थिंकर हो और ये सब आंसर आपको ना पता हो। डीप थिंकिंग मतलब होती है, अगर हम मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में बात कर रहे हैं तो आई वांट टू गो डीपर एंड डीपर एंड डीपर एंड डीपर इनटू दैट। कि ठीक है सर, ये जो लिंग्विस्टिक होती है, जैसे मैंने अभी बताया इसमें क्या पढ़ा, इसमें बड़ी अच्छी चीज पढ़ी, बोलते हैं फ्यूचर में माइक्रो रोबोट्स आएंगे और वो इतने पतले पतले छोटे छोटे होंगे कि आपकी बॉडी में जाएंगे और वो आपका ब्लड प्रेशर जैसे ही बढ़ेगा उसमें से एसएमएस पहुंच जाएगा डॉक्टर को, क्योंकि वो दे विल बी इंटीग्रेटेड विथ योर ईमेल एंड थ्रू दैट टू योर डॉक्टर। तो ब्लड प्रेशर बढ़ने से पहले, आपको स्ट्रोक आने से पहले, आपका ब्लड शुगर बढ़ने से पहले ही उसमें बॉडी में चिप्स रहेंगे, जिससे कि डॉक्टर को एसएमएस पहुंच जाएगा और बीमार होने से पहले ही मालूम पड़ जाएगा बीमार होने वाले हैं। तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन तब तक मेरे मन में एक ख्याल आया, हमने पढ़ा है मेडिकल में कि जैसे ही कोई फॉरेन बॉडी आपकी बॉडी में जाती है तो तुरंत एंटीबॉडी बनती है, एंटीबॉडी फॉरेन बॉडी को खा जाती है। तो अगर मिनी रोबोट्स बनेगा तो हमारी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनाएगी, तो फिर उसको कैसे बचाएंगे हम? ये जो थॉट मेरे मन में आया, ये डीप थिंकिंग से आया। ऐसे बहुत सी और बहुत सी चीजें बताई हैं इसने कि आज से 20 साल बाद क्या होगा, 30 साल बाद क्या होगा। लेकिन एक जब थॉट को लिया मैं, तो उसके बाद मेरा नेक्स्ट थॉट उसकी गहराई में जब जा रहा है, उसको बोलते हैं डीप थिंकिंग। तो हम लोग यहाँ पर इकट्ठे इसलिए हो रहे हैं ताकि हम धीमे धीमे डीप थिंकर्स बने, कि एक ही थॉट को लेकर और गहराई में जाएं और जस्ट खाली सुपरफिशियली उसको एक्सेप्ट न कर लें। जैसे टीचर बोलते हैं आपके, तुम तो किसी काम के नहीं हो, तुम तो फेल हो जाओगे, तो उनको आप ध्यान से देखें। अच्छा, फिर आप उनके सामने ना बोल सकें तो अकेले में अपने आप से बोले ये क्या बोल रहा है, इस बंदे को कुछ पता है? या उसके सामने अगर हिम्मत है तो प्यार से पूछें, सर इसके पीछे आपका लॉजिक क्या है, मैं फेल हो रहा हूं, आपको लगता है ये जो पास कर रहे हैं आपने मुझे नंबर दिया है इसी से मेरी जिंदगी बनेगी, या इससे मेरी जिंदगी बिगड़ेगी सर?
ठीक है, फेल कर दिया आपने। ये बहस के फॉर्म में नहीं है, ये अपने मन को लॉजिक दे सके, हम देख सकें। लेकिन हम लोगों का सुपरफिशियल थिंकिंग है। नहीं, अगर आप इसको बहस के फॉर्म में कर रहे हैं तो ऑब्वियसली फादर के पास भेजेंगे। लेकिन अगर जैसे अभी परसों बच्चा एक एग्जाम दे रहा था उस रूम में, उसने देखा मैथ्स के 19 मिला है 20 में से, उसके टेस्ट पेपर में एक नंबर कटे हुए हैं, और एक नंबर उस जो उसके कटे हैं कुछ 11 इंटू कुछ कुछ था, उसका आंसर सही था। मैंने उसको पूछा, फिर मैम से पूछा क्यों नहीं? सर मैम ने नंबर काट लिए। मैंने कहा, पूछा क्यों नहीं? सर नहीं पूछा सर। लेकिन आपको अगर पूछना है किसी से तो आपको ऐसे पूछना पड़ेगा कि उसको भी खराब ना लगे। कि अगर अवस्थी मैम है या कोई भी मैम है, आपको कोई डाउट है कि मैम ये जो नंबर आपने, आप ऐसे पूछेंगे, मैम ये ना इसमें ये वाला प्रॉब्लम जो कटा था मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ मैम, इसमें मुझे क्या करना था। आप उनको ये नहीं बोले मैंने एक नंबर क्यों काटा है, सही तो है आंसर। आप उनको पूछेंगे ऐसे ही अपने पहले, रुको आशीष भाई सेंटेंस क्या बोलूं, एक नंबर क्यों काटा, क्या गलती है, नहीं नहीं इसमें तो मार पड़ जाएगी। तो ऐसा पूछेंगे, मैम ये ना पापा पूछ रहे थे, मैं भी नहीं, पापा पूछ रहे थे कि इसमें इसमें तुम्हें क्या करना था, तुमने पूछा नहीं मैम से, इतने बेवकूफ हो। और मैम दो झापड़ मारा भी था एक आदमी। एग्जैक्टली exactly. नहीं 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 नहीं, इसका एक ये सही है, पता है, इंटेलिजेंट आदमी झूठ और सच को परिस्थिति के हिसाब से बोलता है, लेकिन बेवकूफ आदमी झूठ आराम से बोलता है और सच बोलने में बहुत उसको दिक्कत होती है। हाँ, नाम नहीं लेंगे हम लोग लेक्चर्स में। सच भी अगर बोलना चाहिए तो मीठा सच बोलना चाहिए, कड़वा सच नहीं। ये जो थॉट्स होते हैं, जैसे आपकी मैम ने जो पढ़ाया है, ये बहुत बड़े ज्ञानियों की थॉट होती है, और ये अक्सर अगर बेवकूफ लोग सुने तो फंस जाते हैं। जैसे युधिष्ठिर थे, बहुत बेवकूफ थे, वो सच बोलने का कसम खाए थे। असल में ना सच और झूठ, ये क्यों आपको पूछना चाहिए कि बॉस मुझे सच हमेशा क्यों बोलना चाहिए और मुझे झूठ क्यों नहीं बोलना चाहिए? क्योंकि बहुत बार आपको झूठ नेचुरल है, आराम से बोल देते हैं आप। सामने धर्मेंद्र सर खड़े हैं डंडा लिए, आप क्या बोलेंगे? हाँ, वो तो शाम को, उस समय क्या करेंगे आप? वो बोल रहे हैं। इस चीज को अगर आप समझ जाएं तो कुछ जादू हो जाएगा ये, क्योंकि जो माइंड है इसमें कोर i3 डुअल कोर i3 प्रोसेसर ज्यादा स्ट्रांग होता है। ऐसे ही माइंड में इनसाइट्स आपको विद इन सेकेंड्स तेज बना सकती हैं। थोड़ा सा बात कर लेते हैं सच और झूठ पर, ठीक है? 2 मिनट। एक आश्रम में उनका ऐसे ही कसम खाई थी लोगों ने कि हम लड़कियों को कभी छुएंगे नहीं। भाई वो साधु थे वो लोग, तो वो थे गुरुजी और उनका शिष्य, दोनों जा रहे थे भिक्षा मांगने, और रास्ते में कहीं एक पता नहीं कहानी में जवान थी कि बुढ़िया थी, मुझे मालूम नहीं, कोई बोलता है बुढ़िया थी, कोई बोलता है जवान थी। कुछ सिखा रहा है क्या? नहीं, ठीक है ठीक है। तो वो देखा तो बेचारी औरत बोलती है मैं बहुत परेशान हूं, मुझे नदी के उस पार पहुंचा देंगे आप? तो शिष्य बहुत ही आज्ञाकारी था, उसने कहा नहीं, हम लोग औरतों को छूते नहीं है, उससे हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हम लोग का कसम खा रखी है इसलिए हम छू नहीं सकते। और गुरुजी महाराज उनको अपना गोदी में उठाए, लेकर गए, उस पार पहुंचा दिया और चले आए। शिष्य को दिक्कत। फिर पता है क्या हुआ शाम को? सुना है आपने कहानी? सोच रहा है क्यों क्यों क्यों, दिन भर सोच रहा है कि कैसा गुरुजी, कैसा गुरु है, कहीं बेवकूफ तो नहीं है, इसके चक्कर में फंस तो नहीं गया हूं मैं, किसी और अच्छे गुरु को खोजूं। झूठ बोलता है, खुद बोला था कि कभी लड़की मत छूना और खुद मेरे सामने छुआ, ऐसे सब दिमाग में चल रहा था उसको। जब रहा नहीं गया, रात को 12 बजे जग रहा था बेवकूफ आदमी। हम लोग को हमने कहा है ना रात को 12 के बाद सोना चाहिए, तो जग रहे थे महाराज। नींद खराब हो गई उनकी, आए गुरुजी के कमरे में, धड़ 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 धड़। तो क्या हुआ? तो एक सवाल पूछना है, बोलो बताओ, तो उस लड़की को क्यों उठाया तुमने, क्यों छुआ?
बोलते हैं बेटा मैंने तो उसको वहीं छुआ और वहीं छोड़ दिया, तुम तो उसको आश्रम ले आए। खोपड़े में। गुरुजी जानते थे कि नहीं छूने का मतलब दिमाग से नहीं छूना है, उसके साथ इन्वॉल्व नहीं होना है। गुड। हम लोग टॉपिक थे कि हम लोग यहां पढ़ने क्यों आते हैं, ताकि हम ज्यादा गहरे हो सकें, डीप थिंकर बन सकें। डीप थिंकर लोगों को ये 5 स्टेजेस पता होनी चाहिए। आज के टॉपिक का नाम मैंने 5 स्टेजेस की मालूमात होनी चाहिए। ये पांचों स्टेजेस हैं फेलियर के, क्योंकि आपने एग्जाम दे लिया है और आप लोग क्या होंगे, फेल। नहीं, हमेशा जब एग्जाम दो तो ये सोच के एग्जाम दो कि मैं फेल होने वाला हूं। हाँ, ना। जब कोई कहे कि बी पॉजिटिव, नहीं सुनिए, अगर कोई कहता है बी पॉजिटिव, जब लोग बी पॉजिटिव बोलते हैं असल में लोग डरते हैं कि बेचारा दुखी हो जाएगा, रोएगा, बोलेगा चलो पापा टॉफी खिलवाओ, चलो आइसक्रीम खिलवाओ। रोते समय आदमी को परेशान हो जाते हैं। शिरीष रोएगा तो मैं क्या करूंगा, चुप कराऊंगा। लेकिन असल बात यह है कि लोग परेशान होते हैं आपसे, इसलिए बोलते हैं बेटा पॉजिटिव सोचो, बेटा पास हो जाओगे, बेटा सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जिंदगी ऐसी है नहीं। एक बहुत अच्छी मेरे पास वो पड़ी है, वो बंदी स्टोरीज लिखती है और गुड़िया बनाती है, डॉल्स, और बोलती है मैं अब बारबी डॉल, जानते हैं क्या होता है बारबी डॉल के बॉयफ्रेंड का नाम क्या है, केन। हाँ, स्मार्ट सा है केन। तो औरतों की दुनिया में बारबी डॉल होती है, लड़कियों की, उसकी ड्रीम प्रिंस होता है केन, और दोनों की शादी हो जाती है, दोनों खुशी खुशी रहते हैं। तो उसके बाद उसने जब कार्टून बनाई और गुड़िया बनाई तो दोनों की शादी हो गई। उसके बाद जो केन था उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया, किसी और लड़की से प्यार करना शुरू कर दिया। तो बारबी रो रही है और बारबी ने अपने सारे बाल काट लिए, बदसूरत हो गई है। उसने कहा ऐसा क्यों बनाया, बोलती ताकि लड़कियों को मालूम पड़ सके रियलिटी क्या है। जिंदगी की रियलिटी यही है, ये सच्चाई यही है, लोग चोर हैं, लोग झूठे हैं, लोग खराब हैं। आप जब अपने आप को बताते हैं कि पक्का पास हो जाऊंगा मैं, क्या यही रियलिटी है? फेल होना पक्का आप बोल सकते हैं, अगर आप कुछ लिख के आए तो पक्का फेल हो जाएंगे, लेकिन पास होने की गारंटी तो आपके पास है नहीं। देखिए भाई साहब, जिस तरह से आपको फेल होने की गारंटी नहीं, रुकिए रुकिए, इनका सवाल है। और जब जब भी कोई सवाल आता है इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कोई वायरस कंप्यूटर में फंसा हुआ है और प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ेगा। देखिए भाई साहब, एंटीबॉडी, इसको थोड़ा सुन लीजिए। एंटीबॉडी, एंटीजन, एंटीजन एंटीबॉडी क्या होता है? एंटीजन एंटीबॉडी हमारी बॉडी का बहुत ही इंटेलिजेंट सिस्टम होता है जो कि इम्यूनिटी बनाता है। मतलब जैसे ही कोई वायरस आया, बैक्टीरिया आया, हमारे बॉडी में हमेशा बैक्टीरिया वायरस होते हैं, हमेशा 24 घंटे। लेकिन उनका अनुपात बराबर होता है, जितने अच्छे बैक्टीरिया होते हैं उतने खराब बैक्टीरिया होते हैं, बराबर बैलेंस्ड होते हैं। जो हमारा खाना पचता है वो बैक्टीरिया पचाते हैं। अब होता क्या है, अब अगर एक कोई बैक्टीरिया ज्यादा हो गए, उसको भगाना है, तो उसको भगाने के लिए कुछ खास तरह के लोग आते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स उनको देख करके उनको पहचानता है कि हाँ हाँ ये जो है गुंडा है, इसको निकालो। उसको बोलते हैं एंटीबॉडीज। तो लेकिन एंटीबॉडीज किसके खिलाफ बनते हैं, उनको बोलते हैं एंटीजेन। तो जब पोलियो के ड्रॉप 2 बूंद आप मुंह में डालते हैं बच्चे के, तो वो एंटीजेन डालते हैं। तो एंटीजेन जब डालते हैं तो उसको बहुत पहले कमजोर कर देते हैं, मार मार के हम लोग प्रोसेस करते हैं, उसको कमजोर कर देते हैं। जब मुंह में जाता है तो कमजोर एंटीजन को व्हाइट ब्लड सेल्स पहचान जाते हैं और उसको के खिलाफ उसको मार देते हैं, और उसके खिलाफ और एक सेना तैयार करते हैं वैसी की वैसी। तो दोबारा जब पोलियो के वैक्सीन, पोलियो के असली में बैक्टीरिया आते हैं तो उनको मार देता है। तो WBCs, इसके ऊपर बहुत अच्छी पिक्चर बनी है। बहुत साल पहले उन्होंने दिखाया कि एक बंदे को ब्रेन में कैंसर हो गया था, और उस जमाने में उन्होंने जैसे ये नहीं थी, एक मशीन बनाई है जिससे कि सब छोटा कर सकते हैं। तो उन्होंने एक डॉक्टर, 3-4 डॉक्टर्स का ग्रुप और उनकी स्पेसशिप बनाई, उनको लेजर बीम से छोटा कर दिया, उससे भी छोटा कर दिया, और इंजेक्शन से बॉडी में डाला। वो फिर बॉडी में स्पेसशिप में गए गए, फिर हार्ट में गए, हार्ट से फिर ब्रेन में गए, और ब्रेन में उनके पास लेजर बीम पड़ी हुई है, उसे ट्यूमर को काट रहे हैं, करके मार रहे हैं। लेकिन तब तक भाई साहब बगल में से व्हाइट ब्लड सेल्स आ गए, क्योंकि ये तो फॉरेन बॉडी है, तो भाग रहे हैं वहां से फॉरेन बॉडी की तरफ। उसी से मुझे ख्याल आया था ये चीज।
तो एंटीजेन, अब वो कैसे करेंगे सॉल्व मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरे मन में थॉट आया कि भाई साहब अगर माइक्रो रोबोट्स आएंगे तो उसके लिए एंटीजन का भी ख्याल रखना पड़ेगा पहले से ही। अगर मैं कभी स्पीकर हुआ तो मैं सवाल पूछूंगा उनसे। हम्म, बंद हो जाता है पहले। नहीं, फेल होने के ऊपर मैं क्यों बात कर रहा हूं, बिकॉज अगर हम दुश्मन, पढ़ाई हमारी दुश्मन है एक तरह से, जिनको हमको जीतना है। तो इन दुश्मन की सबसे खराब स्वरूप, सबसे खतरनाक स्वरूप क्या है? फेल होना। कि जब फेल हो जाएंगे तो पढ़ाई करने का मन नहीं करता। पास हो जाएंगे तो अब पढ़ाई करने का मन करता है, लेकिन फेल हो जाएंगे तो पढ़ाई करने का मन नहीं करता। तो ये जो 5 स्टेप हैं, ये आपको बताएंगे फेल होने से पहले कि अब फेल होने वाले हैं कि नहीं। कंपनीज के हैं, लेकिन हमारे ऊपर भी लागू होते हैं। 5 स्टेजेस हैं। सबसे पहला शायद मैंने आपको बताया है, हब्रिस बॉर्न ऑफ सक्सेस। हब्रिस मतलब हब्रिस, कंफ्यूजन, एक तरह का एरोगेंसी, घमंड। अरे सर पता है 10 साल से टॉप कर रहा हूं स्कूल, इस साल टॉप नहीं करूंगा। उसको बोलते हैं हब्रिस बॉर्न ऑफ सक्सेस। ये है क्या? ग्रेट एंटरप्राइजेस कैन बिकम इंसुलेटेड बाय सक्सेस। आप सक्सेस से इंसुलेट हो जाते हैं। इंसुलेट मतलब इंसुलेशन टेप देखा है कभी? हाँ, ये जो, हाँ, ब्लैक वाला, ये जो तार होती है उसके अंदर से करंट आती है, उसके ऊपर जो लगा रहता है उसको इंसुलेशन बोलते हैं। तो ऐसे ही जब आप सक्सेसफुल होते जाते हैं तो आपका दिमाग इंसुलेट हो जाता है। Accumulated momentum can carry an enterprise forward for a while, even if its leader make poor decisions or lose discipline. नोकिया को इसीलिए इतने साल लग गए बिकने में, क्योंकि जब कंपनी चलती रहती है, लोगों को पता नहीं चलता कि हम फेल हो रहे हैं। नोकिया बिक गई, पता है आपको? हाँ। हाँ, पिछले साल उसकी एक पूरी पूरी की पूरी बिल्डिंग बिकी थी, 250 करोड़ की। मेन ऑफिस जो है वो बिक गया था। इस साल पूरी कंपनी बिक गई। वो इसलिए क्योंकि बनेंगे, लेकिन अब कोई और बनाएगा, जो जिनकी थी वो नहीं बनाएंगे। हम्म। Stage 1 kicks in when people become arrogant regarding success virtually as an entitlement, and they lose sight of the true underlying factor that created success in the first place. ये हब्रिस कब आता है? जब आप ये भूल जाते हैं कि आप सक्सेसफुल क्यों हुए। आपने मेहनत की, आपने ध्यान लगाया, आपको लगने लगता है कि हम तेज हैं, हम समझदार हैं, हमारा ये आईक्यू बहुत तेज है। तब आप फेल होना शुरू हो जाते हैं। तब आपको लगता है 2 दिन नहीं पढ़ाई किया तो क्या दिक्कत है, तेज तो हुई मैं। तब खत्म। ये बोलता है रेटोटिक when the rhetoric of success, we are successful because we do these specific things, replaces penetrating understanding and insight. We are successful because we understand why we do these specific things and under what condition they would no longer work. बोलता है जब आप ये सोचना छोड़ देते हैं, आप ये कहते हैं कि हम सक्सेसफुल है क्योंकि हम हैं। जब ये सोचना शुरू कर देते हैं, बजाय इसके कि हम सक्सेसफुल इसलिए हुए क्योंकि मैंने 8 घंटे इस चीज को पढ़ा था, 8 घंटे दिया था, इसलिए सक्सेसफुल हुआ हूं। इसलिए कहा जाता है कि जो लोग साधक होते हैं, जैसे म्यूजिशियन होते हैं, बोलते हैं अगर मैं 1 हफ्ते प्रैक्टिस न करूं, लोगों को मालूम पड़ जाता है कि मेरी क्वालिटी खराब हो गई। नाम नहीं लेंगे बेटा हम लोग कभी भी, हाँ। कि अगर मैं 1 हफ्ते प्रैक्टिस न करूं तो लोगों को मालूम पड़ जाएगा मेरी क्वालिटी बेकार हो गई। 4 दिन प्रैक्टिस न करूं तो मेरे गुरुजी को मालूम पड़ जाएगा, लेकिन एक भी दिन प्रैक्टिस न करूं तो मुझे मालूम पड़ जाता है मेरी क्वालिटी खराब हो गई। बोलता है डिक्लाइन विल वेरी लाइकली फॉलो, लक and chance play a role in many successful outcomes, and those who fail to acknowledge the role of luck may have played in their success. हम लोग जब ये भूल जाते हैं कि मैं टॉप क्यों किया, मैं सक्सेसफुल पास क्यों हुआ, क्योंकि मेरी किस्मत तेज थी। जिस दिन ये कोई बंदा भूल जाता है, वो सोचता है कि मैंने मेहनत किया बॉस, इसलिए मैं मेहनत तो किया था, लेकिन पेपर भी वही आया जो तुमने पढ़ा था। और पेपर के जिस समय तुम्हारे को टेंशन नहीं आया, पेपर के दिन तुमको दस्त नहीं हो गई, पेपर के दिन तुमको बुखार नहीं हो गया, ये सब चीजें तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, इसलिए तुम अच्छे नंबर पा गए। तो इसको जैसे ही आप भूल जाएंगे, आप फेल हो जाएंगे। नहीं, हम डेस्टिनी के ऊपर बिलीव नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जब सक्सेसफुल हो तो आप थैंक यू बोले लाइफ को। लेकिन अगर ये सोचेंगे कि डेस्टिनी लेकर आएगी, तब आप काम ही नहीं करेंगे। काम करने के लिए डेस्टिनी को नहीं सोचना है। जब काम हो जाए
और सक्सेसफुल हो, तब आप थैंक यू बोले लाइफ को। मैंने कमरा ठीक करवाया, मकान मालिक से पूछा नहीं था मैंने, बना लिया। मुझे लगा चलो आएंगे तो डांटेंगे तो डांट खा लूंगा। वो आए, देखे इसको, बोलते हैं अच्छा लग रहा है, मेरी किस्मत थी। लेकिन अगर मैं सोचूं मेरी किस्मत होगी, उनसे मैं पूछ लूं, पूछता होता तो बनाने नहीं देते हो। तेरे पे एक को खील नहीं लगाना है, बगल वाले बता रहे थे मकान में एक खील नहीं ठोकने देते किसी को। यहाँ तो मैंने पूरा खीला खीला ठुकवा रखा है। हाँ, लेकिन खीला तो लगा, ये उन्हीं का है ये वाला। तो पहला तो ये स्टेज, 5 स्टेज हैं फेलियर के। ये सबसे पहला स्टेज है। आपको मालूम पड़ेगा कि आप फेल हो रहे हैं कब? जब आपको लगेगा कि बॉस तुम जानते हो मैं कौन हूं, तब आप फेल होना शुरू हो गए। सेकेंड स्टेज है अनडिसिप्लिन्ड परस्यूट ऑफ मोर। कितना परसेंट चाहिए तुम्हें? 90। क्यों? ऐसे ही फैशन है। सही में 90% पाना फैशन है, चाहे फेल हो रहे हो। कोई बच्चा फेल भी हो रहा हो, आईक्यू बहुत कम है, उसको पूछो बेटा नंबर कितने चाहिए, ऐसा लगता है 90 नहीं है, वो 9 में लगता है कोई पेस्ट्री चिपकी हुई है, वही खाना है मुझे। ये बोलता है अनडिसिप्लिन्ड परस्यूट ऑफ मोर। आपको ज्यादा चाहिए और ज्यादा चाहिए और ज्यादा चाहिए, अपनी औकात के हिसाब से नहीं चाहिए। नहीं, मैं भी सोचता था मुझे 90 चाहिए, 8th में सोचता था कि 90 चाहिए, 9th में सोचता था 90, कभी 90 नहीं आया आज तक लाइफ में। तो ये बोल रहा है अनडिसिप्लिन्ड परस्यूट ऑफ मोर। बोलता है स्टेज हब्रिस फ्रॉम स्टेज 1 लीड्स टू स्टेज 2। अगर आपके मन में ये आ गया, एरोगेंसी आ गई कि हम ये सब कुछ हैं, तो और थोड़ा बहुत कहीं फेलफुल हो गए तो आपको मन में आएगा नहीं और जल्दी करो, और चाहिए, दिखाना है लोगों को कि हम बेवकूफ नहीं है। तो बोलता है द अनडिसिप्लिन्ड परस्यूट ऑफ मोर, मोर स्केल, मोर ग्रोथ, मोर अक्लेम, मोर ऑफ वॉट एवर दोज इन पावर सी ए सक्सेस। जो भी लोग सोचते हैं सक्सेस कैसे आती है, जब मेरे पास 90% रहेंगे तो 90 चाहिए, चाहे नॉलेज हो चाहे ना हो, चाहे मैं सब्जेक्ट समझता हूं कि ना समझता हूं, लेकिन 90% चाहिए। अभी आप समझे, वो इसलिए क्योंकि उसको उसको मोर चाहिए, वो असल में फेल हो रहा है। लाइफ में दो चीजें होती हैं सक्सेसफुल में होने के लिए। एक तो आपकी ऑब्जेक्टिव कंडीशन आपने अपने हिसाब से बना ली हो जैसे आपको चाहिए। नंबर 2, आप मेंटली पीसफुल हो। अगर आपकी ऑब्जेक्टिव कंडीशन वैसी है जैसे आप चाहते हैं, आपको एक मर्सिडीज चाहिए, मर्सिडीज है आपके पास, एक बंगला चाहिए, बंगला है, लेकिन आप अंदर से पीसफुल नहीं है, तो आप फेल हैं। वाइस वर्सा कि आप मन में बड़े शांत हैं लेकिन भिखमंगे हैं, आपकी बच्ची रो रही है, मियाँ बीवी रो रही है, बच्चे के पास कपड़े नहीं है, तो भी आप फेल हैं। तो 90% मिलने के बाद भी अगर वो इंटेलिजेंट नहीं है, वो कॉमन सेंस नहीं है उसके पास। बहुत से बच्चे आजकल ऐसे होते हैं, पता है, एमबीबीएस इंजीनियरिंग करने के बाद सोचते हैं कि जॉब मिलेगी, सही में डरते हैं वो। हाँ मामला ये नहीं कि मिलना मुश्किल है यार, आपने एमबीबीएस किया है, आपको दवाइयां देना आ गया, तो अगर आप एक खोखा लेकर के बैठ जाओगे, मरीजों को ठीक करना शुरू कर दोगे, तो कुछ दिनों में आप क्लिनिक चल जाएगी। तो डरते क्यों हैं? क्योंकि 90% आने के बाद उनको अभी भी अंदर से नॉलेज नहीं होती। जो एमबीबीएस के बाद बच्चे निकल के आते हैं, मार्क्स लेना जानते हैं लेकिन दवाई देना नहीं जानते। सच बात है। जो जानते हैं वो अपना डाल देते हैं खोखा, कमाते हैं करोड़ों रुपए। झोला छाप कैसे कमा रहे हैं? झोला छाप डॉक्टरों के पास काम करते हैं साल 2 साल, दुकान खोल लेते हैं, मरीजों को धड़ल्ले से दवाई देते हैं और पैसा कमाते हैं। एक झोला छाप के मैंने काम किया है, मुझे सैलरी देता था वो, जस्ट 5-10 मिनट्स। तो ये चीज अपने दिमाग से हटाएं। अब अपने आप को ये कहें कि मुझे और चाहिए और चाहिए, 90% चाहिए, ऐसा नहीं। आप जाके एग्जाम दें और जब एग्जाम से वापस आए तो ये मान के आए कि बस मुझे मिला है 67%। ठीक है, इसका मतलब मेरी 67% के लायक मैं था। ठीक है, अब देखते हैं और आगे क्या करना है। नहीं, शोले पिक्चर में बोलता है ना वो, अमिताभ बच्चन को और धर्मेंद्र को संजीव कुमार मरवाता है, मालूम है आपको? शोले में कब कब मारता है? उसमें ऐसा होता है कि आपको कहानी पता है शोले की? उसमें एक डाकू होता है गब्बर सिंह,
और उसने संजीव कुमार के परिवार को मार दिया होता है और संजीव कुमार के दोनों हाथ काट दिए होते हैं। तो वो गब्बर सिंह को पकड़ने के लिए दो गुंडे पकड़ता है। वो दोनों गुंडे हैं, अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र, जय और वीरू। हाँ, तो उनको जेल से छुड़वाता है और उनको पैसा देता है। उस जमाने में 20,000 रुपए। हाँ, 50,000 गवर्नमेंट, हाँ 50 जो भी है, 20-50 जो भी है। तो जब वो जेल से छुटवा के उनको बुलाता है अपने यहाँ, अपने घर पे, तो जैसे ही उनको बोलता है कहाँ रुकना है, उस कमरे में, तो कमरे में जैसे घुसते हैं वहां पर 15-20 गुंडे डिशुम डिशुम होती है। तो बोलता है ठाकुर साहब ये लोग, बोलते हैं मैं चेक करना चाहता था कि तुम्हारे अंदर अभी भी ताकत वाकत है कि खाली हो गई है। तो आप जब एग्जाम दे के आए तो बोले कि भैया मेरी ताकत की रिजल्ट है ये, मेरे अंदर इतनी ताकत है, इतना ही कॉपी कर सका मैं बगल वाले की कॉपी। आई शाबाश, वो भी टैलेंट। भाई साहब जब नौकरी करेंगे, जब अल्ट्रासाउंड करेंगे तो बगल में किससे पूछेंगे कि भैया इसको आंत फटी है कि इसको बुखार हुआ है, मुझे रिपोर्ट बना के देना है। और मरीज आपको बोलेगा डॉक्टर साहब ठीक कर दो, तो आप बोलेंगे यार गूगल खोलो गूगल। टैलेंट नहीं है बेटा ये, चोरी करना टैलेंट नहीं है। मैं समझ गया, लेकिन मजाक भी बहुत बार सीरियस, बहुत से बच्चे सीरियस समझ लेते हैं। हाँ, टैलेंट क्या चीज होती है? टैलेंट वो चीज होती है जो आपको जो चीज आपको समाज में सक्सेसफुल बनाए। चोरी आपको कुछ दिन के लिए सक्सेसफुल बनाएगी, अल्टीमेटली तो आपको जेल में डालेगी। नहीं, गुड 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 सवाल। ना पकड़े जाएं तो आपके, अगर आप चोरी करते समय, स्मगलिंग करते समय ना पकड़े गए, तो उसका एक मेंटल लेफ्ट ओवर समझते हैं, जूठन, तो मेंटल लेफ्ट ओवर बचा रहता है। आपके दिमाग में रहता है कि ये चोरी की है मैंने, ये मैंने चोरी की है, और वो बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। जो ज्यादातर लोग चोर जो गिल्ट फील करते हैं, इसमें मैं रोक करके एक छोटी सी कहानी बता दूं, झकास कहानी है। क्योंकि उसको ये तो पता है कि ये आई डेंट डिजर्व दिस। मतलब देखिए, आपके पास जेब में पैसा है, मान लो कि आपकी जेब में 5,000 रुपए रखे हैं। आपकी जेब में पर्स ही छूट गया, आप चले गए, मैंने उसको उठा के रख लिया, आप हो रहे हैं परेशान, हमने रख लिया। मुझे ये तो पता ही है कि पैसा आपका है, मेरा नहीं है। ये जो पता होना है, ये अपने आप में उसी तरह से काम करेगा कि एज अ गिल्ट, कि मुझे पता है मेरा पैसा नहीं है, किसी और का है। इसमें तो मैंने टैलेंट भी यूज नहीं किया, ये तो मेरी किस्मत से मिला है महाराज, आपने छोड़ दिया मेरे घर में पैसा। इसमें क्या टैलेंट? टैलेंट तो तब होगा कि आप आ रहे हैं, मैं जा रहा हूं, धक्का लगी और पर्स मेरे हाथ में, धूम टू। लेकिन बॉस, मेरे माइंड में मेरा एक पार्ट जानता है कि ये पैसा मेरा नहीं है। ये पाप वाप नहीं है। कंप्यूटर में आपने एक प्रोग्राम डाला, ठीक है, वो प्रोग्राम है कि डीवीडी चालू करेगा, प्ले करेगा, नीरो कॉपी करने वाला, और वो कर रहे हैं और बार बार लिखा आ रहा है विंडोज पायरेटेड कॉपी। नहीं होता विंडोज पायरेटेड कॉपी, प्लीज नॉट। जितनी बार खोल रहे हैं उतनी बार बता रहा है ये। ऐसे जितनी बार मैं 1 लाख रुपए इकट्ठा कर लिया मैंने अकाउंट में, तो मैं जब उसको पैसा देखूंगा तो क्या सोचूंगा मैं करोड़पति हूं, वो तो रहेगा, लेकिन मेरे माइंड को मालूम रहेगा कि बॉस मैंने इसका 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 सबका खा लिया है पैसा आराम से। आप मेरी बात को समझिएगा। योग में, पतंजलि योग सूत्र में लिखा गया है 5 गुण हैं, अगर उसमें से एक गुण है सत्य का, कि जो आदमी सत्य बोलता नहीं, सत्य को समझ लेता है, वो आदमी कभी भी भिखारी नहीं होता, वो हमेशा जितना पैसा चाहे उतना मिल सकता है उसको, अगर आपने उसको साध लिया है। और वो पैसा चाहिए, और उसमें से सत्य कैसे साधते हैं? बोलता है कि अपरिग्रह करके। अपरिग्रह मतलब लालच छोड़कर। अरे जब लालच ही छोड़ दोगे तो पैसा क्यों कमाओगे? लेकिन इसमें बहुत गहरा फिलॉसफी है। आपको पैसा तभी देती है नेचर, लाइफ ढेर सारा आपको देती है, चोरी नहीं करना पड़ता, आपको देती है जब आप नहीं चाहते। जब आप नहीं चाहते तब उसका आप सही सही इस्तेमाल करते हैं, और अगर आप चाहते हैं पैसा तो आप उसको इकट्ठा करके बैंक में दबा लेते हैं। ऐसा क्यों होता है कि वैरेन बफेट जैसे लोग $46 बिलियन कमा करके पूरा का पूरा डोनेट कर देते हैं? रखा रहेगा तो किसी के काम ही नहीं आएगा, सड़ जाएगा वो पैसा, उसके अपने बच्चों को खा जाएगा। पता है, जो माँ बाप के पास पैसा होता है, अमीर
उनके बच्चे पढ़ते हैं? लोग देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है लखीमपुर में, राजाओं के घर को देख लो। बिक गए। इतनी बड़ी बड़ी बाउंड्री बनी है, धोने के लिए पूछने के लिए कोई नहीं है वहां पे। ये टैलेंट है। अब धीमे यार, लाखों लाखों एकड़ जमीन थी, धीमे धीमे सब बिक रही है, बेच बेच के खा रहे हो जमीन। ये टैलेंट नहीं है, चोरी टैलेंट नहीं है। फिल्मों में दिखाते हैं चोरी टैलेंट, क्योंकि उसकी वजह से, आपका क्या नाम था उसका जो हीरो था, जो गरीबों से उठाकर उनको देता था, रॉबिन हुड। और वो टैलेंट नहीं था, वो भी फेमस क्यों हुआ? क्योंकि वो गरीबों को हेल्प करने की कोशिश करता था। लेकिन उसमें फिर धीमे धीमे हो गया कि नहीं, चोर भी हीरो है। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एक बंदा था, वो बिजनेसमैन था, दिखाने के लिए बिजनेस करता था और अकेले में। और बिजनेस उसका मेन क्या था? सुपारी लेकर खून करना। सुपारी लेकर खून करना। और एक्सपर्ट खूनी था वो, कोई पता नहीं लगा पाता था। एक दिन उसकी बेटी जब थोड़ी बड़ी हुई, तो उसकी बेटी से पूछा उसका शौक क्या है, तो उसको लगा अरे ऐसा तो नहीं ड्रग्स ले रही है। उसको पूछा, नहीं लेती। ऐसा तो नहीं बॉयफ्रेंड है, प्रेग्नेंट वगैरह हो गई हो? नहीं। फिर उसको पूछा, बेटा तुम्हें तुम्हारा शौक क्या है, तुम टाइम पास क्या करती हो? बोलती है, आप पापा नाराज तो नहीं हो? बोलता है नहीं, मुझे मर्डर करना अच्छा लगता है, मुझे भी खून। तुम तो मतलब, उसको लगा मैं तो खून पैसे के लिए करता हूँ, इसको तो शौक है खून अच्छा लगता है। बहुत समझाया बुझाया, मानी नहीं। फिर पिक्चर का लास्ट सीन दिखाते हैं कि वो सो रहा है और उसकी बेटी एक बड़ा सा खुरपा लेकर आई है, उसको मार रही है। एक खचाक करके मारा गर्दन में, और उसकी नींद खुली। तब उसने कहा थैंक गॉड, ये सपना था। लेकिन मुझे ये कहना है, भैया सपने में भी तुमको डर तो लग ही रहा है। और रोज मरोगे तुम। वो मेंटल लेफ्ट ओवर है, वो टैलेंट नहीं है। टैलेंट तो ये है कि आपने एक लीगल तरीका बना लिया पैसे कमाने का। भाई मैंने दुकान खोली है, जिसको मेरी काउंसलिंग लेनी है पैसा लेके आ जाओ। अब मैं चोरी करूं जा जाके? हाँ, एक भैया हैं जो बता रहा था ना, ड्राइवर को बुलाए, आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलेंगे घूमने। बोलता है भैया वहां जाओगे 5 मिनट के बुलाएंगे, 15 मिनट 15 घंटे काम कराएंगे, और पैसा उसे नहीं देते हो। ये टैलेंट है? घर में होता है ना, दादा लोग बोलते बेटा जाओ थोड़ा सा ये काम करके आना, और साथ में सब्जी भी ले आना, और साथ में ये भी ले आना, और साथ में वो भी ले आना। आप उनसे बच के भागते हैं। वो बड़े टैलेंटेड होते होंगे, वो जानते होंगे काम कराना, हम जानते हैं। मैं एक बात बताऊं, लखीमपुर में नौकरानियां नहीं है काम करने वाली, महरिन। क्यों? क्योंकि लोग महरिनों को देते हैं 800 रुपए 500 रुपए, और काम कराते हैं 5-5 हजार रुपए। थोड़ा बर्तन भी धो देना, थोड़ा सा वो मटर छील देना, थोड़ा सा वो भी कर देना, थोड़ा सा वो भी कर देना। औरतें परेशान होकर गाली देती हैं औरतें। आपने देखा कपड़े गंदे 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 पहनती हैं बेचारी महरिन, जो बर्तन धोने आती हैं। तो ये टैलेंट है औरतों से काम कराना। मेरी माता जी बड़ी टैलेंटेड है। जब रिम्पी जाती हैं इलाहाबाद, सुबह 5 बजे उठाकर सीधे पल्ले में घूंघट करवाती हैं, उनसे बर्तन मजवाती हैं, फिर झाड़ू पोछा लगवाती हैं। उसके बाद फिर किचन में खड़े रहो, फिर बर्तन मांजो। दिन भर में हमारे यहाँ कम से कम 5 लीटर का दूध का चाय बनता है। सारे पड़ोसी आते हैं। कितनी टैलेंटेड औरत है। फिर उसी में अचार बनवाती है, मुरब्बा बनवाती हैं, और रात को चाहे खाना हो चाहे नहीं खाना हो, दाल का वड़ा बनवाएंगी, मोटी मोटी कचौड़ी बनवाएंगी, और दो दो जो ऐसी ठूस देंगी। कितनी टैलेंटेड औरत है। ये टैलेंट है। जो तुमको पसंद आ रहा है किए जा रहे हो, टैलेंट काहे का है? टैलेंट तो वो है जिसमें तुम चाय भी देख पाते हैं। हाँ, चाय चाय पी के चाय पीने की बात नहीं करते। टैलेंट है। आपको लोग पसंद कर चाय पी के लोग मौज मस्ती करने आते हैं, चलते चलो कहीं ना कहीं कुछ करेंगे, चाय पीना, चलो उनको शुक्ला जी का चाय पी के आ जाते हैं। और उनके पड़ोसी भी बड़े बड़े टैलेंटेड हैं। उनके पड़ोसी जो है वो क्या करते हैं, दीदी छुट दो जब आती है तो दो को अपने बच्चों को ले आएंगे, नाती को। क्यों? चलो तो बिस्कुट खुलेगा, बिस्कुट का पैकेट खुलेगा, तो 4-4 निकाल के खा लेना। हम्म। अब जो आदमी कर रहा है चोरी, ये भी एक तरह की चोरी है। अब ऐसा हो अब आपसे देखिए, जैसे अब ये हैं महाराज या मैं हूं, हम लोग फेसबुक चालू करते हैं। फेसबुक चलाने में कौन सा टैलेंट है? कोई टैलेंट है उसमें? देखो मैं बताता हूं एक दिन क्या हुआ, एक बंदे ने मेरा आईडी सेम आशीष शुक्ला, मेरी फोटो, हाँ किया, और मुझे मैसेज कर रहा है, हेलो डॉक्टर आशीष, मैं डॉक्टर आशीष शुक्ला हूं।
मेरा दिमाग सर खराब। सर परसों की न्यूज में पता क्या निकला? आशीष शुक्ला और उसके बेटे लखनऊ लिखा था। लखनऊ कोई बोलना या आशीष शुक्ला तो सर हाँ, आपका तो नाम बन गया। उसने उसने मुझसे क्या और इसके अलावा उसने क्या गाली गलौज करना शुरू कर दिया फेसबुक पर। था? माँ बहन की गाली दे रहा था वो, आपको मेरे ही नाम से मुझे चैटिंग कर रहा है। फ्रेंड्स में बन गया भाई बच्चे जब, और नहीं पहले वो किसी और नाम से फ्रेंड बना, बाद में अपना वो पुराना फोटो से डिलीट कर दिया और मेरा नाम मेरे फोटो और मुझसे चैट कर रहा है। उसके बाद फिर मैंने उसको अनफ्रेंड कर दिया और ब्लॉक कर दिया, खत्म कहानी होगी। कितने भी टैलेंटेड हो, लेकिन सर तब भी आपके नाम से ही तो अभी चला रहा है। कम से कम मैं तो नहीं हूं, मेरे 3,400 फ्रेंड्स बनाने में मुझे लगे हैं 5 साल, तो बनाए वो। यही मैं कह रहा हूं कि बना तो रहा है, लेकिन भाई जब कोई बच्चा उनसे बात करेगा, पूछेगा सर पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो बोलेंगे अबे बकवास मत कर, पढ़ाई कर। तो बच्चा समझ जाएगा कि डॉक्टर आशीष शुक्ला है कि डॉक्टर आशीष शुक्ला का डुप्लीकेट है। सर तो सर वो आपको कैसे दिखाएंगे? हाँ, आपको कैसे दिखाएंगे असली घर को? नहीं जाएंगे। एनीवेज वो हम अलग बात करेंगे बाद में। 2 स्टेजेस बताए हैं, अभी 3 स्टेजेस और हैं, वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ऑलमोस्ट काफी टाइम हो गया, 8:30 बज गए। लैक ऑफ लेक्यूना। लेक्यूना मैथ्स के टीचर जब भी कोई बच्चा ग्रुप में चैनल नहीं होता है, तुम लैक ऑफ लेक्यूना लिखे